बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनीफ रहमान और आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे अमेरिका में मौजूद एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनका सियासत का सफ़र इंतहाई घटन और पाकिस्तान के लिए खिदमत पर मबनी है। ऐसी शख्सियत जो कि एक किताब की मुसन्निफ भी है और इस किताब के हवाले से भी आज हम गुफ्तगू करेंगे और पाकिस्तानी होने के नाते या साउथ एशियन होने के नाते अमेरिका के अंदर मौजूद साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए उनकी क्या खिदमत है, इस पर आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। किताब का नाम है नाज़रीन सर्वाइविंग 9/11। इस किताब के मुसन्निफ जनाब मोहतरम आदम मोहम्मद आज़म खान साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया, थैंक यू सो मच। सर मेरे हाथ में आपकी किताब मौजूद है, लेकिन किताब पर गुफ्तगू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें ये बताइए कि आप पाकिस्तान से अमेरिका कब आए, कितना अर्सा आपको यहाँ हो गया, और पाकिस्तानी होने के नाते या साउथ एशियन होने के नाते पाकिस्तान का नाम तो वैसे भी जब अमेरिकन सुनते हैं तो बहुत से सवाल उनके जहन में जन्म लेते हैं। पर अमेरिका में आपकी जो एक सियासी सफ़र है बहुत एक्टिव है, तो ये सारा सब कुछ कैसे मुमकिन हो सका? पहले तो अपना यहाँ आने अमेरिका में आने का जो सफ़र है वो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड मैं बड़ा मशहूर हूँ कि आज आपने अपना टाइम निकाला और मुझे इज्जत दी कि मैं आज आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर कर सकूं। तो मुख्तसरन ये है कि पाकिस्तान कराची से मेरा ताल्लुक़ है जी। और मैं बेसिकली कॉलेज लाइफ से ही काफ़ी एक्टिव रहा हूँ सियासत में। PSF का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। PSF पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तबा तंजीम है जी, उसका नजीब अहमद के साथ होता था मैं। कराची का बहुत बड़ा नाम था। जी हाँ, तो वो मेरे स्कूल के साथी थे। अच्छा। तो आई न्यू हिम वेरी वेल। और उस जमाने में आपको पता है कि सियासत बड़ी खतरनाक हुआ करती थी। एग्जैक्टली। हमने तो कोशिश करी शफाफ सियासत करने की, मगर बहुत हालात खराब रहे। उस जमाने में कराची के तालीमी इदारों में मार धाड़ तो मामूल की बात थी। मैं फिर जब कराची यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पे लाइसेंस जमीयत भी थी, MQM भी, APMSO भी थी और NSF भी थी। तो बहुत सारी तंजीमें थी, बड़े हंगामे और फड्डे होते रहते थे। तो बीइंग अ PSF ऑब्वियसली मुझ पे भी काफ़ी चीज़ें आती रहीं, पर मैं उसको झीलता रहा और सीखता रहा। फिर ये हुआ कि बेनज़ीर साहबा की हुकूमत जो है 1988 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी जी, तो ऑब्वियसली मैंने पार्टी के लिए बहुत गिरा कदर खिदमत अंजाम दी थी उनके लिए। तो मैं फिर बेनज़ीर साहबा से डायरेक्ट मिला था इस्लामाबाद में और मैं उनसे मिलने गया था एज ए वर्कर। तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा कुछ तो तुम्हें चाहिए होगा। मैं कभी मैडम कुछ भी दे दे। अच्छा लगे। अच्छा, उन्होंने जनरल नसरुल्लाह बाबर साहब जिनकी डेथ हो गई है उनको बुलाया, कहने के बच्चे को ले जाएं और कोई अच्छी जगह उसको जॉब लगवा दें। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लेवल भी था एजुकेशन का अच्छा। तो ये नहीं था कि मैं कोई सिफारिश पे गया, आई अर्नड इट। तो वो उन्होंने मुझे फिर पाकिस्तान स्टील में एज असिस्टेंट मैनेजर, अच्छा उस जमाने में असिस्टेंट मैनेजर पाकिस्तान स्टील में बना SMPC प्लांट पे। और उसी दौरान में फिर 1989 में आपको पता है कि स्टील मिल में वो झगड़े हुए थे, वो यूनियन के फटे हुए लोगों को जिंदा जलाया गया। मैं भी उसकी जद में आ गया कि मैं पीपल्स पार्टी का था और दूसरी तंजीम जो थी वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा। तो वो उन्होंने फिर मुझ पर भी कातलाना हमले हुए, मुझे मारने की कोशिश की गई। उस जमाने में तो MKM ही बड़े ताकत जी, हम बस वही थे। आप MKM ही की जिक्र करते हैं। जी, अच्छा ठीक है। तो वो जब मुझ पे ये कोशिश हुई तो मैं फिर नई मेरी शादी हुई थी। तो मैंने फिर अपनी बीवी से कहा कि बीवी ने कहा कि आप हमारे बच्चे को इस खतरनाक माहौल में तो नहीं रख सकते, यहाँ से निकलना की ख्वाहिश होती है कि बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। तो हम उस वक्त खैर हमने US वीज़ा हमें मिला, आराम से मिल जाता था उस जमाने में। तो हम लोग यहाँ US आ गए। और US का इंतखाब क्यों किया आपने उस जमाने? बाकी दीगर ममालिक भी थे, यूरोप बड़ा पड़ा सब में। उसकी एक रीज़न ये भी थी कि इनके भाई यहाँ मौजूद थे। अच्छा ये ठीक है, रेफरेंस मौजूद था, रेफरेंस था। तो हमने कहा कि चलो थोड़ी सी हमें बिल्कुल मिल जाएगी। तब यहाँ आ गए, यहाँ आके हमने अपनी ज़िंदगी शुरू करी और मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत एज ए असिस्टेंट मैनेजर, और वो कहते हैं ना सिल्वर स्पून फेड, इस तरह का मेरा बैकग्राउंड है। मैं उस बैकग्राउंड से जब निकल के यहाँ आया तो मैंने उनके भाई की मदद लेना कबूल नहीं की।
میرے پاس خودداری والی چیز یہاں بھی آپ نے بینگ اے پٹھان مجھے ویسے یہ خون میں ہے. ٹھیک ٹھیک. تو میں صرف $1500 تھے میرے پاس, پریگننٹ بیوی تھی اور میں تھا. تو میں پھر یہاں پہ آیا, میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا مگر یہ آپ پیسے رکھیں, میرے کرائے کا جو بھی سمجھ لیں. حالانکہ یہاں پہ یہ کلچر عام ہے پاکستان سے, جب کوئی آتے ہیں ریلیٹیو کے یہاں رہتا ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, 1-2 سال تو آرام سے رہ لیتا ہے. بالکل رہ لیتا ہے, پر میری خودداری نے برداشت. میں نے ان کو پیسے دے دیے, میں کہا یہ آپ رکھیں اور میں آگے. تو مختصراً یہ ہے کہ میں نے پھر ایک سب وے کے پاس فلشنگ میں 7th ٹرین کا آخری اسٹاپ ہے, وہاں میں نے ایز اے نیوز ایجنٹ رات کے وقت جاب کی. اور اس زمانے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جو افرو امریکن اور وہ دوسرے لوگ جتنے بھی تھے اسپینش, وہ سب بیسیکلی آتے تھے, چوری کرتے تھے, میں ان سے لڑتا تھا, پیچھے بھاگتا تھا. لیکن آپ نے ٹریننگ کراچی میں ہو چکی تھی, لہٰذا آپ کو اتنی مشکلات نہیں ہوئی کیونکہ وہ باقاعدہ گن اور اس کے ساتھ گھومنے ہوتے تھے. تو مجھے کئی دفعہ بہت خطرناک صورتیں آ گئی, تو راتوں کو کھڑا ہونا وہ بھی بغیر ہیٹر کے, وہ میں نے وقت تو کبھی دل میں خیال آیا کہ پاکستان میں یا کراچی میں جو شاہانہ زندگی تھی وہ آپ ختم کر کے یہاں آ گئے اور یہاں پر آپ اس طرح کے حالات کا سامنا تھا, تو کبھی دل میں خیال آیا کہ واپس چلتے ہیں یار, یہ لائف میرے بس کی بات نہیں. وہ طارق بن زیاد نے جب حملہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آگے موت ہے اور پیچھے سمندر ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ اب میں یہاں آ گیا ہوں, نو میٹر واٹ, بائی ہوک اور کروک آئی ہیو ٹو لیو. تو الحمدللہ میں نے وہ 4 مہینے جاب کی تھی. ساری رات بیوی میرے ساتھ فون پہ ہو رہی تھی کہ کہیں بیچارہ لڑا کی نہ پریشانی ہوتی ہے. اور وہ پھر میں نے وہیں سے میری بیوی کو میں بہت بڑا کریڈٹ دوں گا کہ اس نے پھر ایک اخبار میں جاب دیکھی, اور اس کمپنی کا نام تھا Nobody Beats the Wiz. وہ سیلز کی جاب تھی, کہ نہیں کہ تم اس میں اپلائی کرو. میں کہا میرا تو سیلز کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں, تم نے جب مجھ سے شادی کی تھی نا, یو ڈیڈ اے ویری گڈ جاب, تم نے مجھے اپنے آپ کو اچھا سیل کیا تھا. میں نے کہا اچھا. میں چلا گیا. تو مختصراً میں نے وہاں پہ گیا, ڈائریکٹر سے بات کی. وہ ڈائریکٹر نے مجھے کہا کہ تمہارے پاس تو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, تم یو ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ. اچھا الحمدللہ میری انگلش گرامر جو تھے, گرامر اسکول سے پڑھا ہوا تھا میں, تو انگلش بہت اچھی تھی. اس کا فائدہ ہوا آپ کو یہاں سے. یہ میں اپنے تمام جو ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ کہیں بھی آپ کسی ملک میں جائیں تو اس ملک کی زبان بہت ضروری ہے, اور اس ملک کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. تو وہ یہاں پہ خیر میں نے ڈائریکٹر کو وہاں پکڑ لیا کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایکسپیرینس نہیں, مگر تم نے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ وی ول ٹرین. کہتا ہے I'm not training you of complete clean slate. میں کہا اوکے بٹ I will do. No, I cannot hire you. میں نے اس کو چیلنج دے دیا. وہ اعتماد آپ کے واسطے. تو وہ جو چیلنج دیا اس کو میں نے, تو ڈائریکٹر جو تھا وہ بہت حیران ہو گیا مجھے. میں نے اس کو بولا give me 2 weeks. If I don't prove it, fire me. کہتا oh you are on. وہ اعتماد انہوں نے دیکھا نا کہ بچے میں کیسے کر رہا ہے. کہنے لگا 2 weeks. 2 weeks. میں نے 2 weeks کے اندر ان کے ٹاپ سیلز مین کو جو ہے زمین پہ گرا دیا. میں ٹاپ سیلز مین بن گیا. ان کی فون آئی ہے مجھے 2 ہفتے بعد, کہتے ہیں یو ناٹ ایکچولی گڈ فار سیلز. وہ جو اعتماد تھا آپ میں اور آپ میں جو خودداری تھی, اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے؟ آیا آپ کی جو پولیٹیکل ایک تربیت ہوئی تھی وہ, یا بچپن سے آپ میں وہ چیز تھی, کیا آپ سمجھتے ہیں؟ میرے جو ماں باپ تھے اللہ بخشے, دے ہیو گیون می لاٹ آف پاور اینڈ کانفیڈنس. انہوں نے مجھے یہ کہا 89 کا یہ قصہ ہے, ٹھیک ہے جی. 89 سے پھر آپ 2001 تک آپ مسلسل سفر, آپ کا ترقی کا سفر چلتا ہے. جی ماشاءاللہ. یہ کتاب جو ہے اس میں ذکر ہوا ہے کہ 9/11 جو ہے وہ جب واقع ہوا تو آپ جو ہے بڑی خوبصورت زندگیاں گزار رہے تھے, اور آپ کی جو ہے PR کافی اچھی تھی, آپ کا نام بھی حلقوں میں کافی اچھا سمجھا جا رہا تھا. 9/11 کا جو واقعہ ہوا, اس واقعے کے بعد آپ کو پکڑا گیا, FBI والوں نے آپ کو پکڑا. تو آپ جیسی شخصیت جو کہ ایک مختلف حلقوں میں جانی پہچانی شخصیت, وجہ کیا بنی؟ دیکھیے میرا ایڈم محمد خان اعظم پورا نام ہے. ٹھیک. اس زمانے میں کیا ہوا کہ میرا نام نارملی جو لوگوں کو جو تھا وہ ایڈم بھی نہیں بولتے تھے, اعظم بھی نہیں بولتے تھے, محمد خان یا مو خان کہتے تھے. بالکل. وہ لاسٹ ٹائم یا فرسٹ نیم نہیں بولتے. بالکل. ہاں, وہ انہوں نے بیچ میں سے محمد خان اور مو خان پہ پکڑ لیا تھا, اور وہ میرا نام جو تھا وہ ایک کنٹروورشل ہو گیا, کیونکہ اس زمانے میں جو FBI سرچ کر رہی تھی وہ محمد خان کو سرچ کر رہی تھی, اور اس میں کافی محمد خان جو تھے جتنے بھی سب رگڑے میں آ گئے. میں اس وقت PC رچرڈ کا جنرل مینیجر تھا, اور میرے پاس آئے
FBI वाले, तो उन्होंने आपका ऑफिस उस वक्त मैनहट्टन में था? ब्रुकलिन ब्रिज, ब्रुकलिन में, ठीक, बिल्कुल 10 मिनट्स फ्रॉम 9/11 का जो, ठीक। तो आप करीब ही आपका वहाँ वाक़ दफ्तर था, तो आप अपने ऑफिस में बैठे हुए थे जी, FBI के लोग आपके पास आते हैं। उससे पहले क्या हुआ कि जिस दिन ये वाकया हुआ है जी, मैं जो अपने आप को कहता हूँ सर्वाइविंग 9/11, वन ऑफ द रीजन इज दिस कि मैं वहाँ से सिर्फ 5 मिनट पहले गुजरा था। अच्छा, वहाँ पर मौजूद थे आप? जी, मैं वहाँ मौजूद था। वहाँ से मैं गुजर के अपने ऑफिस आया हूँ, और ऑफिस आके मैं टीवी पे बैठा हुआ था एज ए जनरल मैनेजर। आई वाज सिटिंग एंड आई सी के एक बंदे ने जो प्लेन जो टावर पे मार दिया। मैं कहा बहुत ही पागल बंदा है, क्या हो गया इसको, पता नहीं था क्या हो गया। और फिर बैठे बैठे जब हम अपनी कॉफी पी रहे थे, देखा कि वो दूसरा जहाज लगा। फिर आपको अंदाजा हुआ ये तो कुछ और चीज है। और फिर एक टावर गिरा, फिर वो F-16 हवा में आ गए, तो एक बहुत ही दहशत गर्द किस्म का माहौल हो गया था। और वहां से फिर जो है मैं जब अपने ब्रुकलिन से लॉन्ग आइलैंड आया हूँ, तो जो रास्ता मुझे 40 मिनट का लगता है, उस दिन 8 घंटे लगे। ओहो, ट्रैफिक जाम था, फोन नहीं चल रहे थे, अजीब बहुत खतरनाक। मैं आपको उस वक्त तक आपसे किसी ने राब्ता नहीं किया था इस हवाले से? नहीं। ठीक, आप अपने घर आ गए? मैं घर आ गया। घर आने के लिए ऑब्वियसली अबाउट अ वीक कि वो मेरे पास ऑफिस आ गए। अच्छा, एक हफ्ते बाद? इस बात एक हफ्ते बाद। ठीक। अच्छा, आप अपने ऑफिस जाते रहे? हाँ, मैं अपने ऑफिस जाता रहा हूँ नॉर्मली, मगर अंदर से बहुत दुखी थे। एग्जैक्टली, मुसलमान सारे दुखी थे क्योंकि मुसलमानों के बात आ रही। तो और ये भी था कि जो लोग मरे वो भी बेचारे बेगुनाह मरे। वो मेरे पास आकर उन्होंने कहा हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अभी मैं आपके सामने हूँ, मिलने मुझे कहते हैं तारुफ क्या किया उन्होंने अपना? FBI। अच्छा, डायरेक्ट बताओ, स्ट्रेट बताएं, वी आर फ्रॉम FBI एंड वी वांट टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चन। ठीक। तो मैंने कहा रिगार्डिंग व्हाट? तो मैंने कहा जी अबाउट 9/11। ठीक। मैंने कहा व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट? कहता वी डोंट वांट टू टॉक राइट नाउ, वी विल कम टू योर होम। तो नेक्स्ट डे वो बुध का दिन था, ये मंगल वाले दिन आए थे। तो मेरे पास लॉन्ग आइलैंड में जो मेरा घर है, वहाँ पे ये आए ना 1 ना 2 बल्कि 15 लोग। ओहो, 15 लोग। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यू आर हियर टू टॉक टू मी और यू आर रेडिंग माय हाउस? तो उन्होंने कहा जी वो पेट्रियट लॉ था उस वक्त कि यू कैन होल्ड एनीवन विदाउट एनी कॉज फॉर 6 months। सही। तो मैंने कहा व्हाट डू यू वांट टू डू? तो कहा वी वांट टू सर्च योर होम। ठीक। अब बच्चे छोटे थे मेरे, सब तीनों बच्चे मेरे US सिटीजन हैं, वाइफ थी, हम परेशान हो गए। तो उन्होंने घर को पूरा चेक वेक किया। तो वो अपनी जॉब कर रहे थे, मैं उनको ब्लेम नहीं करता। बात है, बहुत बड़ा वाकया हुआ था, उन्होंने करना था, उनको तो करना था। मैंने कहा इट्स ओके, लेट हिम डू इट, दे डिडंट फाइंड एनीथिंग। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि नाउ यू हैव टू टेक यू इन। तो मैंने कहा अंडर व्हाट? और पूछगछ हो गई यहाँ? एलिगेशन क्या है? कहते वी कैन नॉट टॉक, इफ यू डोंट then we will put handcuff you and do it। मैं कहा अच्छा, मैं अथॉरिटी है। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा हैंडकफ ना करें, मैं जा रहा हूँ, आप साथ चलते। तो मैंने बीवी को बोला, बच्चे रो रहे थे, वाइफ रो रही थी, बहुत मसला था। खैर वो मुझे उठा के ले गए, लॉन्ग आइलैंड के सेंटर में ले गए, यहाँ पे डिटेंशन सेंटर है, वहाँ पे मुझे 3 घंटे बिठाया। क्या पूछा? कुछ